हेलो चैलेंजर्स, वेलकम टू दिस एप्लीकेशन। आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि हम अब फिजिक्स के नीट और जेडब्ल्यू के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एजाज मेमन, आई एम टेकिंग योर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और इसके लिए हमने स्टार्ट किया है हमारा पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इस एप्लीकेशन के साथ अपने सारे कंसेप्ट बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। और मैं आपको हर जगह पर हर एक सेशन में मेरे की पॉइंट्स और मेरे जो नोटेबल क्वेश्चंस हैं उनके साथ मैं आप सबको फिजिक्स बहुत इजीली समझाऊंगा स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 से स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। हम क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स? about the electric charges and its characteristic और its properties। अब हमें स्टडी करना है चार्जेस की प्रॉपर्टीज और जो चार्जेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन की। अब सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन द टू मासेस। अगर दो मास है स्टूडेंट्स उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये किन के बीच में लगता है? तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है और अगर हमें ये चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? तो हमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? देन इलेक्ट्रिक charge is required property to create electric and magnetic force between two objects। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो उसके पास अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके टाइप कितने हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं एटम की। एटम इज मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम किनका बना हुआ है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम। एटम जो है एटम ये दो चीजों का बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन क्या आता है? फर्स्ट वन आता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। फर्स्ट वन क्या आता है? न्यूक्लियस। एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं स्टूडेंट्स? तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो बोथ आर नोन एज द न्यूक्लियॉन्स एंड प्लस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, उसके साथ न्यूट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रोटेशनल मोशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तीनों मिलकर हमें एटम देते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको समझना चाहिए कि देयर आर more than charges available in this universe, but only there are three fundamental charges: proton, electron, and third one is neutron. Here we know that electron is a negative. Look at here, electron is negative charge particle, proton is positively charged particle, and neutron is constant, or we can say that it have no charge। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है।
प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो फंडामेंटल चार्जेस की हम बात करेंगे तो वो तीन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर ये नोट कर देते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल चार्जेस। ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? तो इन तीनों को हम बोलेंगे फंडामेंटल चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और डिस्कशन करते हैं कि ये जो चार्जेस है इनका यूनिट क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आप, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, यहाँ पर प्लस ही लिखता हूँ, दोनों की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यूनिट इनका होता है कूलम। ये इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से हमें पता चलता है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है कूलम। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है कूलम। तो ये भी हमें याद रखना है स्टूडेंट्स के व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला, then dimensional formula is A1T1 according to I is equal to Q by T, then Q is equal to IT. I means ampere and T means time. Okay students, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है, इसके टाइप्स कितने हैं स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, और इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है स्टूडेंट्स। अब क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन सी चीजों को की पॉइंट्स में याद रखना है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, कि इसमें की पॉइंट्स क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसमें की पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स में कि जो हमने बात की इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये दोनों एक है या दोनों सेपरेट है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी कंडीशन में होता है तब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कौन सी कंडीशन में होता है तब मैग्नेटिक फोर्स लगता है स्टूडेंट्स। तो इसकी भी हम डिस्कशन की पॉइंट्स में करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो आप देखो की पॉइंट्स में क्या हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट्स होगा कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में है तो उसके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पास कौन सी फील्ड होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग, चार्ज इज इन मोशन with a constant velocity। अगर constant velocity के साथ चार्ज मोशन करता है स्टूडेंट्स, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से थी, बराबर, उसके साथ क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके पास कौन सी फील्ड आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे क्या चीज आएगी, तो थर्ड की पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड की पॉइंट स्टूडेंट्स? तो थर्ड की पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर चार्ज जो है, चार्ज इज इन मोशन with an acceleration, अगर जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और वो विथ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और प्लस उसके साथ जो क्रिएट होगा वो होगा रेडिएशन, वो रेडिएशन क्रिएट करेगा।
वो क्या क्रिएट करेगा स्टूडेंट? रेडिएशन, मीन्स के वो एनर्जी क्रिएट करेगा। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब चार्ज जो है वो स्टेशनरी होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब वो विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है स्टूडेंट्स। और अब जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है स्टूडेंट्स, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन भी होता है स्टूडेंट्स। वो रेडिएशन को भी क्रिएट करता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई यहाँ पर किसकी? तो की पॉइंट्स की, जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम थोड़ा डाउनवर्ड ले लेते हैं। ओके चलो, सबसे पहली क्वांटिटी स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हम सबको पता है कि टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जिनको डायरेक्शन होती है विथ मैग्नीट्यूड वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज is a conserved quantity। अब कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्व क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कोई भी प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। टोटल चार्ज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये हमें याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है और यहाँ पर एक रोड है। रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके पास चार्ज क्या है? +4e। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके पास टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि इसके पास 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है। सो नेट चार्ज इसका 0 है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से रब करते हैं। पहले टोटल चार्ज कितना था? आप देखो स्टूडेंट्स, पहले टोटल चार्ज कितना था? तो आप देख सकते हो कि जो रोड है उसके पास +4 है और स्फीयर के पास 0 है। सो टोटल कितना है? 4e। अब देखो यहाँ पर आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके जो नेगेटिव चार्ज है ना वो जा करके इनके पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेगेटिव है ये जाकर इस पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करता है, और ये जो नेगेटिव है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है, दूसरा नेगेटिव, ये भी जा करके इस पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब इसके पास ओनली 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये दो देखो आप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पास जो 4 पॉजिटिव थे उसमें से 2 हो गए, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? +5 और 3 माइनस करोगे तो +2 ही आएगा। अब इन दोनों का एडिशन करो आप, 2 + 2 = 4। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो पहले +4 था ये +2 हो गया,
और ये 0 था, ये +2 हो गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आप देख सकते हो कि इंडिविजुअली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो टोटल है सिस्टम का वो अभी भी कांस्टेंट है +4। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन हुआ है स्टूडेंट्स। क्या हुआ है? कंजर्वेशन। तो इसे हम कहेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटी। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी इंटरनल प्रोसेस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Okay students, what is the third quantity, third property? Electric charge is a transferable। उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। और जब जब वो ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, कि दो ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करेगा और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को लॉस करेगा। अब कौन सा चार्ज जो है वो मोशन करता है, कौन सा चार्ज जो है ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, वो कभी ट्रांसफर नहीं होगा स्टूडेंट्स। ट्रांसफर कौन होगा? तो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कौन होगा स्टूडेंट्स? तो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होता है, इफ ऑब्जेक्ट gain electric charge, it became negative। वो नेगेटिव हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। और उसका जो मास है ना वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास उसका खुद का मास है, वो मैं बताऊंगा कितना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स। और इफ ऑब्जेक्ट लॉस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज लॉस करता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है विथ कंपेयर टू प्रोटॉन। और उसका जो मास है, मास वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसका मास भी डिक्रीज होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको सिखाता हूँ लास्ट वन क्वांटिटी। और क्या है वो लास्ट क्वांटिटी, तो वो भी आप देख लीजिए। लास्ट क्वांटिटी ये है, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड, क्या है स्टूडेंट्स? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ अब ये बताना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज है, तो हम वो कैसे मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स? हमें उसकी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड करनी होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज है स्टूडेंट्स, तो हम उसे इस तरह से मेंशन करेंगे कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। इस तरह से हम उसे मेंशन करेंगे। अब इसमें किसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो आप देखो, जो Q है, Q वो है चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है उसे Q कहेंगे। N जो है N, उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। ओके। एंड E जो है E, वो है फंडामेंटल चार्ज। कौन सा फंडामेंटल चार्ज? देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो आप बोलो वो ले सकते हो। तो इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज मेंशन करेंगे। टोटल चार्ज को मेंशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। अब हम
एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना टोटल चार्ज है, तो शायद उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूं की पॉइंट्स। अब की पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी याद रखना है की पॉइंट इस टॉपिक का कि इफ ऑब्जेक्ट हैव n1 protons and n2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं n1 एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n2। देन नेट चार्ज, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू n1e n1e प्रोटॉन को लिया है तो प्लस ई लिया मैंने, प्लस n2 इंटू माइनस ई। ओके स्टूडेंट्स, n2 क्या लिया मैंने, माइनस ई। तो टोटल चार्ज कितना होगा, n1 माइनस n2 इंटू ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटाइजेशन व्हेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। दोनों के नंबर्स जब डिफरेंट होते हैं तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको जो इलेक्ट्रिक चार्ज है स्टूडेंट्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट होता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को दूसरी बार देखिए स्टूडेंट्स। मैंने सारी की सारी फॉर्मूला, सारी की सारी क्वांटिटी, मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, ओके। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो किस तरह से चार्ज करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी भी मेथड है स्टूडेंट्स। क्या मेथड है, तो देखिए आप, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन, ये हम कांटेक्ट में लाकर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। और दूसरी है स्टूडेंट्स मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, तो जो मेथड ऑफ इंडक्शन है ये हमें यहाँ पर स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन तो क्या है, फ्रिक्शन में इन कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होकर एक दूसरे के पास चार्ज ट्रांसफर करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज होगा स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे चार्जिंग विथ कांटेक्ट। तो इसकी डिस्कशन हमें नहीं करनी है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि अगर दो ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टूडेंट्स। तो वो मेथड में कुछ खास नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता स्टूडेंट्स। विदाउट कांटेक्ट हम क्या करेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो मेथड बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है और हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जो इसके कांटेक्ट में नहीं है स्टूडेंट्स। स्टेप 1 आप अच्छे से समझिए। हमारे पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर नेट चार्ज अभी 0 है स्टूडेंट्स, मींस के जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक रॉड है, मेटल रॉड, उसके ऊपर हमारे पास एक रॉड है, नॉन मेटल रॉड, और यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इसके नियर, इससे आप इसको नियर लाओ। ये जो हमारे पास रॉड है इसके हम क्या करते हैं, इस स्फीयर के पास ले जाते हैं, कांटेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करेगा। ये बात मैंने आपको की पॉइंट्स में बतानी रह गई कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, नेगेटिव भी रिपल करते हैं, मींस के लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आप जानते हो स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहाँ पर ये जो है स्फीयर, आप देख सकते हो कि जब मैंने पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास में लाया
तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुए और पॉजिटिव चार्ज रिपल हुए। ओके स्टूडेंट्स, ये है स्टेप 1। दूसरे में क्या हुआ, मैंने अर्थिंग कर दिया स्टूडेंट्स, अर्थिंग। तो अर्थिंग किया तो आपको पता है अर्थिंग जब आप करते हो तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। तो अर्थ में से नेगेटिव चार्ज जो है वो स्फीयर पर आते हैं और इसके पॉजिटिव को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर ओनली नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप थर्ड स्टेप में देख सकते हो कि हमने अर्थिंग को रिमूव कर दिया है और अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर से जो पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दिए, अब यहाँ पर ओनली नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। लेकिन वो जो है वो पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ओनली वन साइड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है हटा लेते हैं। ये जो रोड है इसे हमने रिमूव कर दिया तो ये अट्रैक्शन जो है वो भी रिमूव हो गया और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए स्टूडेंट्स। तो आपने देखा मैंने विदाउट कांटेक्ट जो है मैंने इस स्फीयर को नेगेटिव चार्ज कर दिया स्टेप 4 में। स्टेप 1 में ये न्यूट्रल था, इसके पास नेट चार्ज 0 था। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव रोड को आप पास में लाइए और पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट को आप इसके पास में लाइए। तो विदाउट कांटेक्ट हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और हम आज के जो हमने टॉपिक जो कुछ भी स्टडी किया है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, इसके अकॉर्डिंग को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ अ वूल a charge of -2 into 10 raised to -7 coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to the polythene? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। आपने रबिंग प्रोसेस की है, फ्रिक्शन। मैंने बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो आपको या तो फ्रिक्शन करना है या तो इंडक्शन करना है। यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोसेस हुआ है किन के बीच में, तो पीस ऑफ पॉलीथीन एंड वूल। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पॉलीथीन है ये नेगेटिव चार्ज होगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमें चार्ज दिया है यहाँ पर। अब हमको बताया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ मास पॉलीथीन पर ट्रांसफर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है उसका मास इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पहले गिवन डेटा रखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें नेट चार्ज दिया है Q -2 into 10⁻⁻7 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बता दूं कि कितना मास ट्रांसफर होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मास ट्रांसफर होगा। तो शायद हमें पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम बताते हैं n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो m जितना मास ट्रांसफर होगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो nm जितना मास ट्रांसफर होगा। m कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो n को ऑब्जेक्ट बनाइए स्टूडेंट्स। तो Q डिवाइड बाई Q कितना है, -2 into 10⁻⁻7 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास कैलसी नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 into 10⁻⁷ और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। 20 into 10⁻⁸ और यहाँ पर 16 into 10⁻20। अब आप देख सकते हो 4 4 जा
एंड 4 5 ओके स्टूडेंट्स, तो 5 डिवाइड बाई 4 आप देख सकते हो क्या आया यहाँ पर, 5 डिवाइड बाई 4 इंटू -20 ऊपर आएंगे तो हो जाएंगे +20 और 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 5/4 इंटू 10⁻12। इसे हम कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, देन पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखिए तो m इज इक्वल टू n की जगह आएगा 5/4 इंटू 10⁻12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके पास स्टूडेंट्स नियर इक्वल टू आंसर लाना है। आपको ऑप्शन में से समझ आ जाएगा कि कैसे आंसर सोल्व करना है, मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको सिंपल लॉजिक यूज करना है। ये 9.1 की जगह 9 ले लीजिए, 9 5 45, 45/4 इंटू 10⁻12 -31। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है 4 11 कितना होता है, 44 होता है। तो आप नियर इक्वल टू 11 ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो मास इज नियर इक्वल टू 11 इंटू 10⁻19 kg। और हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना मास ट्रांसफर होने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना मास ट्रांसफर होता है, तो हम नियर इक्वल टू बोल सकते हैं, नियर इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻−18 kg, ये आ गया आंसर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, उसके बिना भी आप नियर इक्वल टू करके आंसर ला सकते हो स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर विदाउट कैलसी इस क्वेश्चन को सोल्व किया है स्टूडेंट्स, तो आप भी कर सकते हो। मैंने आपको मेथड यहाँ पर सिखा दी है कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके देखिए स्टूडेंट्स, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल fall per second on a neutral sphere. Calculate the time in which the sphere gets charged by 2 microcoulomb. अब पहले तो आप ये समझिए कि आपको 10⁻12 अल्फा पार्टिकल मीन्स के नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 10⁻12 ये आपको बताए हैं। और अब क्या बात की है स्टूडेंट्स आपको कि चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, +2e होता है स्टूडेंट्स। ओके, आपको क्या बताया गया है, कैलकुलेट द टाइम विच द स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम। जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, चार्ज वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम है। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। चार्ज जो है ना, टोटल चार्ज वो बताया गया है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो आप फंडामेंटल चार्जेस ले रहे थे ना ई, उसकी जगह आपको 2e लेना है। क्या लेना है, 2e। क्लियर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो कितना होगा, 2e। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है टाइम। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब आप एक बात समझिए स्टूडेंट्स कि पर सेकंड 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 10⁻12। कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, 10⁻12। ओके, तो आपको ये बताया गया है कि 2 माइक्रोकूलम में कितना टाइम लगेगा, 2 माइक्रो। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन डेटा तो है सारे, हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना हो रहा है ये कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरी बात कि वो ट्रांसफर होने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन q डैश इज इक्वल टू n इंटू 2e, अल्फा पार्टिकल है ना 2e, तो n कितना है 10⁻12 और 2e 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, इतना जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, उसमें 1 सेकंड लग रहे हैं, देखो आप, फॉल पर सेकंड। तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 माइक्रो सेकंड है, सॉरी 2 माइक्रो कूलम है। ये चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा t, देन t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 10⁻�7। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स, आपको टाइम फाइंड करना है। तो एक काम करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 इंटू 1.6, तो यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻6 प्लस 7। आपको ये याद रखना है, ये जो है ना, ये इसे हम कहेंगे 0.625। ये नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आएगा 0.625 इंटू 10⁻1 सेकंड, देन टाइम इज इक्वल टू 6.25 सेकंड। ये नंबर जो है ये आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपने, हमने विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन अ बॉडी हैव चार्ज of 0.32 into 10⁻18 coulomb, 0.64 into 10⁻20 coulomb and 4.8 into 10⁻21 coulomb। कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, ये हमें आज यहाँ पर प्रूव करना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन, Q is equal to 0.32 into 10⁻18 coulomb। तो अगर हमें Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा तो Q इज इक्वल टू एनी जितना। तो देखते हैं हम, इसे 3.2 इंटू 10⁻19 लिखते हैं, तो ये कितना हुआ 2 इंटू ई, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आया 2। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज हो सकता है, कितना 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। दूसरी बार हमारे पास क्या है 0.64 इंटू 10⁻20 कूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻21 कूलम। तो ये जो है स्टूडेंट्स, तो ये 10⁻21 है, जो फंडामेंटल चार्ज से भी लेस है, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। और तीसरा जो है सेम 4.8 इंटू 10⁻21 कूलम, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10⁻21 है 4.8 के साथ में, तो ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी फंडामेंटल चार्ज वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चीजें रॉन्ग है स्टूडेंट्स। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इसकी हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ न्यूट्रल स्फीयर 5 into 10⁻21 electrons are present. If 10% electrons are removed, then calculate the charge on sphere. Then first of all, we have to write the given data Q, 5 into 10⁻21 electron in initial condition. Okay, but after process there are 10% electrons are removed, so another, or we can say that final charge on the particle Q dash is equal to 10% of Q. 10% means 10 divided by 100 into Q means 5 into 10⁻21. Then Q is equal to, sorry, Q dash is equal to 5 into 10⁻20 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। Then Q dash is equal to 5 into 20 10⁻20 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 into 10⁻19। फिर से हमारे पास स्टूडेंट्स कैलकुलेटर नहीं है, then Q dash is equal to 5 into 10⁻20, 1.6 की जगह 60, 16 into 10⁻20, 10 plus 20 minus 20 cancel, Q dash is equal to 16 into 5, 16 फाइजा कितना आ जाएगा 80। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स विदाउट कैलकुलेटर 80 कूलम। तो आई होप स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर में आप सबको बहुत मजा आया होगा, और विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, फंडामेंटल कंसेप्ट के कैसे यूज करने हैं, ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।